friends, welcome back to our channel. Today the topic which I am going to cover is overview of the cell. इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग ने जिन टॉपिक को कवर किया था वो थे सेल डिस्कवरी एंड इट्स थ्योरी। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे एंड दैट इज ओवरव्यू ऑफ द सेल। सो लेट्स स्टार्ट। ओवरव्यू ऑफ सेल, इसमें क्या देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने दो सेल लिए हैं, एक अनियन सेल और एक हम लोगों ने क्या लिया है, चीक सेल। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, जब लोगों ने अनियन सेल को ऑब्जर्व करा तो इसमें देखा कि सेल के ऊपर एक सेल है, उसके ऊपर एक लेयर है, उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन लेयर है। तो ये दो लेयर से सराउंडेड है। क्योंकि अनियन की बात हुई है जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल है, इस वजह से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होगी, सेल वॉल की। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे प्लांट सेल है। जब चीक सेल को ऑब्जर्व करा तो उसमें देखा कि इसके जो सेल थे उसमें सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट थी, सेल मेम्ब्रेन की, और इन्हें क्या बोला गया, सेल मेम्ब्रेन की सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट थी और ये क्या थी, ये डीलिमिटिंग, इसे हम लोगों ने डीलिमिटिंग लेयर भी क्या कहा था। क्यों डीलिमिटिंग कहा था, क्योंकि इसके पास और कोई दूसरी लेयर नहीं थी। ये एक लेयर के अंदर ही, इस सेल के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे उसके अंदर थे, जिसको बाहरी इन्वायरमेंट से अलग कर रहे थे। जैसे आपका घर होता है, उसमें घर में बाहर दरवाजा होता है जो आपको बाहरी दुनिया से आपके घर को अलग करता है, ताकि आप घर के अंदर उसके अपने फंक्शन सारे परफॉर्म कर सके। ठीक वैसे ही सेल मेम्ब्रेन में ये डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है, डीलिमिटिंग लेयर है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं इसमें, जब ओवरव्यू ऑफ सेल की बात हुई तो इसका मतलब आगे हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। सेल का स्ट्रक्चर, तो अंदर आते हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं सेल में। तो सेल, अगर ये प्लांट सेल है तो इसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होगी। अगर ये प्लांट सेल है तो इसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होगी, सेल वॉल की, अंदर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। और इस सेल के अंदर और क्या होता है, अंदर चलेंगे तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। हमने आपको जब सेल पढ़ाया था तो जब सेल की डिस्कवरी एक्सप्लेन कर रहे थे तब आपको इस टॉपिक के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसके केस में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो प्लांट्स होते हैं उनके केस में साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या देखा, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, डीएनए के बारे में। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक सेल है, सेल के अगर वो प्लांट सेल है तो इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, अगर वो एनिमल है तो केवल एक ही लेयर प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन। अगर वो प्लांट है तो, अगर वो एनिमल है तो सेल जो हमारी जो न्यूक्लियस है वो बीच में प्रेजेंट होगा, अगर वो प्लांट है तो न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होगा, थोड़ा शिफ्ट प्रेजेंट होगा, किनारे कॉर्नर में प्रेजेंट होगा। तो और अगर सेल, तो हमने क्या देखा, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है। जब ये सेल हमारी डिवाइडिंग फॉर्म में होगी तो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, और जब वो नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होगी तो क्रोमोसोम किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, क्रोमैटिन के फॉर्म में। क्रोमोसोम किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। कब, जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होगी, जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होगी। तो ये हमने देखा कि सेल का स्ट्रक्चर क्या था,
सेल था उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। कब, जब वो सेल डिवाइड कर रही होगी, अदरवाइज वो क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। और क्रोमोसोम के अंदर क्या है हमारा, डीएनए। और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, प्रेजेंट होता है क्या, साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये जो पूरा है, ये पूरा अंदर का जो भी ये एनवायरनमेंट है सेल के अंदर का, ये सारा पार्ट क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। क्यों इसे मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सेल में वो कौन सा पार्ट है जिसे मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी कहा गया है। यहाँ पर एनसीईआरटी में भी ये लाइन दी हुई है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। व्हाई दे आर कॉल्ड मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी, बिकॉज जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी केमिकल रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर हो रहे होते हैं, जो हमें लिविंग रखते हैं, जितने भी सेल के रिएक्शंस होते हैं जो हमें लिविंग रखने के लिए जरूरी है, वो सभी सेलुलर रिएक्शन, वो सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो सभी केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर हो रहे होते हैं। वो सभी केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। अपार्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म और क्या क्या इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स वो कौन कौन से हो गए हमारे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये सभी क्या है हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है। तो हमने एक ओवरव्यू क्या लिया, सेल एक सेल है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, उसके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है जो कि मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी है। इसका मतलब सारे केमिकल रिएक्शंस यहाँ हो रहे होते हैं। और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है इसके अंदर, प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनेल्स। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि सेल में इतने डिफरेंशिएशन है, तभी तो इतने डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म बने। हम सारे ऑर्गेनिज्म तो सेल के बने हुए, फिर भी हम इतने डिफरेंट है क्योंकि अंदर उसकी यहाँ का ही मेम्ब्रेन है, कोई कोई चीजें डिफरेंट है। तो इसमें न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को, ऑर्गेनिज्म को फिर से दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। कौन से थे वो थे हमारे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इसको हम लोग डिफरेंस करके समझ लेंगे, जिसकी वजह से इसको समझना थोड़ा आसान होगा। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं हमारे, बैक्टीरिया हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, पीपीएलओ है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स हो गए, लाइक प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, प्रोटिस्टम्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए। तो ये सारे हमारे प्रोकैरियोटिक है। अब हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया, कैसे, आइए समझते हैं। प्रोकैरियोट्स, जैसे बायोलॉजी में मैंने आपको बताया किसी भी चीज को समझने के लिए वर्ड को ब्रेक करिए तो इजीली आप उसकी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो वही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी पुराना, यानी पहले का। और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी पुराने जो ऑर्गेनिजम्स थे, यानी लोअर जो ऑर्गेनिजम्स थे, वो सारे वो कब क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और यो का मतलब होता है ट्रू। और जैसे कैरियोस का मतलब अभी हमने आपको बताया, कैरियोस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस।
क्यों प्रोकैरियोट्स को प्रिमिटिव न्यूक्लियस के अंदर और यूकैरियोट्स को ट्रू न्यूक्लियस कहा गया? क्योंकि इसमें जो सेल होती है इन ऑर्गेनिजम्स में, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है हमारी, यानी जो हमारे बैक्टीरियंस है, इनके इसमें जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। इसकी जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल। तो जो डीएनए है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होती है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। इसी जगह जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रॉपर वेल डिफाइंड है, और इसके अंदर ये हमारे क्रोमोसोम्स यानी डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइन नहीं होती है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल एक न्यूक्लियस के अंदर होता है जो कि वेल डिफाइंड है, उसके अंदर उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो और क्या क्या, तो ये तो बेसिक डिफरेंस हुआ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ऑर्गेनिजम्स के में जो डिफरेंस हुआ न्यूक्लियस के बेसिस पे। और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस देखे हैं हम लोगों ने, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, जैसे कि मैंने आपको सेल के बारे में जब मैं आपको सेल पढ़ाया था तो वहां बताया था कि एक सेल भी अपनी लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है और फंक्शनली एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब यूनिसेल्युलर, एक सेल के ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। तो वही एग्जांपल प्रोकैरियोट्स का था, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सभी क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर। यूकैरियोट्स के केस में कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ मल्टीसेल्युलर होते हैं। इसमें दोनों प्रेजेंट होता है, यानी यूनिसेल्युलर भी है और मल्टीसेल्युलर भी है। साइज की बात करते हैं, ये तो सेल की बात हो गई कि सेल कैसे, पहले बार हमने न्यूक्लियस की बात करी, उसके बाद सेल कैसे, जो प्रोकैरियोटिक होंगे वो सिंगल सेल वाले होंगे यानी यूनिसेल्युलर, और यूकैरियोट्स के केस में यूनिसेल्युलर भी होंगे, मल्टीसेल्युलर भी होंगे। अब हम लोग साइज की बात करते हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, 0.22 टू माइक्रोमीटर, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स छोटे होते हैं, उनका साइज कितना होता है, 0.22 माइक्रोमीटर। इसी जगह जो यूकैरियोटिक्स होते हैं वो उनका साइज बड़ा होता है, ये 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर के होते हैं, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। अब बात करते हैं सेल वॉल की, तो जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल भी है और वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, और वो क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स है। इसी जगह जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें कुछ में सेल वॉल होती है और कुछ में नहीं होती, नॉट प्रेजेंट। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ में है और कुछ में नहीं है। कुछ जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो है जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, जिसमें नहीं है वो हमारे एनिमल्स हो गए। और अगर जो सेल वॉल प्रेजेंट जिसमें है भी तो क्या होती है, बहुत ही सिंपल होती है। प्रोकैरियोट्स के केस में हमने देखा जो सेल वॉल है वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, और जो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो सेल वॉल कैसी होती है, वो बहुत ही सिंपल होती है। और हम क्या डिफरेंस देखते हैं, इनका जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, बाय बाइनरी फिजन। कैसा होता है इनका डिवीजन, बाय बाइनरी फिजन। उसी जगह जो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ये कैसे डिवाइड करते हैं, ये कैसे डिवाइड करते हैं, बाय माइटोसिस। इसका पूरा प्रोसेस लंबा होता है, ये कैसे डिवाइड करते हैं, बाय माइटोसिस। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक बेसिकली इनमें क्या होता है कि किसी कोई भी सेल में, जैसे हमने आपको जब सेल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा था तो उसमें आपको बताया था कि सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं एक्सेप्ट राइबोसोम, सबके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है।
एक्सेप्ट ऑफ द राइबोसोम, केवल राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जिसके ऊपर कोई भी सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी है जिसमें जो प्रिमिटिव है प्रो है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, या जैसे आपने न्यूक्लियस देखा वो भी मेम्ब्रेन लेस था, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, वैसे ही ऑर्गेनेल भी प्रोकैरियोट्स में वही प्रेजेंट होंगे जिसके पास ऑर्गेनेल नहीं होगा, और यूकैरियोट्स के केस में वो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जिसमें वो भी प्रेजेंट है जिसमें ऑर्गेनेल नहीं है और मेम्ब्रेन नहीं है, और वो भी जिसमें है। तो राइबोसोम्स, राइबोसोम एक ऐसा इकलौता सेल ऑर्गेनेल है जो बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होता है। रेस्ट अदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं हमारे, वो सभी यूकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होंगे, और प्रोकैरियोट्स के केस में सभी सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होंगे। ये सभी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सपोज आपका एक छोटा सा घर है जिसमें बहुत सारे आपकी फैमिली मेंबर्स रहते हैं, लेकिन किसी के भी रूम डिफाइंड नहीं है, उसी जगह उसी में वॉशरूम है, उसी में किचन है, बेडरूम है, वही एक ही रूम है, उसको अलग दीवार नहीं दी गई है। उसी जगह जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है इनका रूम बड़ा है, इनमें दीवारें दी गई हैं, जैसे किचन के लिए अलग से रूम बना दिया गया, बेडरूम अलग बनाया गया, वॉशरूम अलग बनाया गया, तो उसमें जैसे दीवारें पार्टीशन कर दिया गया। ठीक वैसे ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनेल्स है, ये जितनी भी अंदर चीजें प्रेजेंट है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर, वो सभी मेम्ब्रेन बाउंड है, उनमें डिवीजन है। उसी जगह जब हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें डिवीजन्स नहीं प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक्स के केस में सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, दैट इज राइबोसोम्स, और यूकैरियोट के केस में भी सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है एंड राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल की बात कर सकते हैं हम लोग, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आ गया हमारे बैक्टीरिया, पीपीएलओ, तो ये सभी ब्लू ग्रीन एल्गी और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे हो गए एनिमल्स। इसके एग्जांपल हो गए हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटोजोआ एटसेट्रा। अब जब यहाँ पे हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल की बात करी तो थोड़ा व्यू हम लोग राइबोसोम्स का भी ले लेते हैं कि राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल, कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर। ये इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि क्या, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, और बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सभी मेम्ब्रेन बाउंड है। और क्या डिफरेंस प्रेजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं ये क्वेश्चंस कई बार कि कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, द आंसर विल बी राइबोसोम्स। नेक्स्ट जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट वो क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड अ ऑर्गेनेल विदिन द ऑर्गेनेल, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ऑर्गेनेल विदिन द ऑर्गेनेल। इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि राइबोसोम्स खुद एक ऑर्गेनेल है, लेकिन ये खुद एक ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी एक और राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है जो अंदर है, विदिन अंदर, एक ऑर्गेनेल के अंदर है। तो वो कौन से 3 ऑर्गेनेल है जिसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, और वो क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट, जो कि केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। दूसरा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, Mitochondria is present in both plants and animals, and rough endoplasmic reticulum,
एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो हमने क्या देखा, जो हमारे राइबोसोम थे वो एक इकलौते ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, और दूसरा वो ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो ऑर्गेनेल के अंदर है, ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल, दैट इज राइबोसोम्स। और वो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, सो दैट इज क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तीनों भी एक ऑर्गेनेल है, ये तीनों भी एक सेल ऑर्गेनेल है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक और ऑर्गेनेल दैट इज राइबोसोम्स। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल तो एक ही है, फिर वो कैसे इतना डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है, इतनी डाइवर्सिटी दिखाता है, इतने अलग अलग रोल प्ले करता है। हम सभी सेल के बने, या हमारे अंदर जो भी ऑर्गन है वो भी तो सेल के बने हुए हैं, फिर वो इतना डिफर कैसे कर सकता है। तो जो सेल है हमारा वो डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, on the basis of its shape and activity। तो जो सेल है हमारा वो किस बेसिस पे डिफर करता है, on the basis of shape and activity। शेप और एक्टिविटी के बेसिस पे कैसे देखते हैं, जैसे कि हमारे आरबीसीज हैं वो बाइकॉन्केव शेप के होते हैं, वो अलग उसका अलग शेप है। जो हमारे डब्ल्यूबीसीज है वो इरेगुलर है, उसका कोई भी शेप नहीं है। एक्टिविटी के बेसिस पे जैसे कि जो हमारे हार्ट के सेल्स है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं, या हमारा जो हमारे नेफ्रॉन्स है यानी जो किडनी के सेल्स हैं वो हमारे क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन का सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो है तो वो सेल ही, लेकिन उन्होंने अलग अलग जगह पे अडेप्टेशन के थ्रू और जो नीड है हमारे बॉडी में उसके थ्रू उन्होंने अपने शेप को चेंज करके, अपनी एक्टिविटी को चेंज करके ये डाइवर्सिफिकेशन लाया है। तो सेल क्या कैसे डिफर करते हैं, सेल कैसे डिफर करते हैं, सेल डिफर बाय इट्स शेप एंड एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जब शेप और साइज की बात आ गई तो हम थोड़ा डिटेल में इसमें देखते हैं कि क्या क्या सेल की क्या क्या शेप है, उसकी क्या साइजेस है, उसकी क्या एक्टिविटी है। इस पे भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो पहले हम लोग साइज की बात करेंगे, पहले हम लोग सेल के साइज की बात करेंगे। जब सेल की साइज की बात करेंगे तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल, सबसे पहले क्या आएगा हमारा स्मॉलेस्ट सेल। कौन सा होता है स्मॉलेस्ट सेल, कौन सा है हमारा स्मॉलेस्ट सेल है हमारा माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म हमारा क्या है स्मॉलेस्ट सेल है, और उसका साइज कितना है अप्रोक्स 0.3 माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन से हैं, तो वो है हमारा माइकोप्लाज्म, उसका साइज क्या है 0.3 माइक्रोमीटर। अब पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट सेल कौन से हैं हमारे, लॉन्गेस्ट सेल कौन से हैं हमारे, तो लॉन्गेस्ट सेल है हमारे नर्व सेल यानी न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, ये हमारे लॉन्गेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल की बात आई, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल हमारा, आपने कभी ऑस्ट्रिच देखी है, ऑस्ट्रिच कितनी बड़ी होती है, लेकिन तो उसी का ही वो ऑस्ट्रिच क्या है एक फ्लाइटलेस बर्ड है, तो उसी का एक आइसोलेटेड एक सेल निकाला गया है, आइसोलेटेड एग ऑफ किसका ऑस्ट्रिच का, आइसोलेटेड एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल। और हम लोग साइज की बात करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया है हमारे,
जो हमारे आरबीसीज है, आरबीसीज का साइज क्या होगा? जो हमारे आरबी रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इनका साइज क्या है? जो हमारे आरबीसीज है इसका साइज है 7 माइक्रोमीटर। तो ये बात हो गई हमारे कुछ साइज की। अब शेप की बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं शेप की। शेप ऑफ सेल की शेप कैसे डिफर करते हैं? तो हम लोगों ने देखा कि कौन कैसे सेल शेप में डिफर कर रहे हैं। जैसे आरबीसीज हमारे, आरबीसीज का ये शेप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये बाइकॉनकेव शेप का, या फिर आपको एक इसका स्ट्रक्चर बना करके दे देंगे, उसका फंक्शन आपसे पूछ लेंगे या उसका साइज पूछ लेंगे। तो अभी हमने देखा कि आरबीसीज का साइज कितना था, 7 माइक्रोमीटर, और इसका शेप कैसा है, बाइकॉनकेव शेप के है। आरबीसीज का बाइकॉनकेव शेप क्यों है? क्योंकि वो ताकि वो डिफ्यूज हो सके, वो ऑक्सीजन को, उसका ऑक्सीजन सप्लाई करता है और ब्लड कैपिलरीज में वो आराम से फ्लो कर सके। इस वजह से उन्होंने आरबीसीज की अडेप्टेशन थी। क्योंकि जब हम लोग जब अगर स्फेरिकल शेप का होता तो उसकी सरफेस एरिया कम हो जाती। बाइकॉनकेव का है तो बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होने की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है और वो आराम से कैपिलरीज में ब्लड अपना आराम से फ्लो कर सकता है, आरबीसीज फ्लो कर सकते हैं ब्लड कैपिलरीज में। और किस किस का शेप देखते हैं हम लोग? नर्व सेल्स का। जो हमारे नर्व सेल्स हैं, ये कैसे होते हैं? ये ब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ऐसे हमने देखा था कि जो हमारे नर्व सेल्स थे वो कैसे थे, इलोंगेटेड थे, काफी लॉन्ग थे। वो तो नर्व सेल्स कैसे थे, हमारे लॉन्गेस्ट थे। और ये कैसे होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली ब्रांच्ड। क्यों? ताकि ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी ऐसे ये डेंड्राइट्स की फॉर्म में इस तरीके से ऐसे एक्सॉन होता है, वैसे डेंड्राइट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, नसल ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो ये इतने लंबे लंबे होते हैं ताकि एक दूसरे, यहाँ पे दूसरे हो गए, तीसरे हो गए, तो ये इंफॉर्मेशन आसानी से जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर सके थ्रू दिस। तो इन सबसे जितने भी, क्योंकि ब्रेन सेल्स को बहुत जल्दी हमें तुरंत रिस्पांस रिफ्लेक्स एक्शन का मिलता है, तो इंफॉर्मेशन हमको ब्रेन सेल्स के पास जल्दी पहुंच सके, तो इसीलिए नर्व सेल्स कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। और क्या देखा हमने, और किस किस के से, कॉलमनार एपिथेलियल सेल, कॉलमनार एपिथेलियल सेल, ये कैसे होते हैं? कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स भी ऐसे इलोंगेटेड होते हैं। ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं ताकि सरफेस एरिया इनका बढ़ सके और ये एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ब्लड में खाना डाइजेस्ट हो गया तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन चाहिए, तो ये ऐसे इलोंगेटेड होते हैं, मल्टीपल ऐसे ब्रांच फॉर्म में ऐसे इलोंगेटेड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, हमारे एपिथेलियल, कॉलमनार एपिथेलियल सेल। और हम लोग बात करते हैं ट्रैकीड्स की। ट्रैकीड्स के सेल देखते हैं। ट्रैकीड्स के सेल कैसे होते हैं? ट्रैकीड्स के सेल ऐसे इलोंगेटेड होते हैं। ये ट्रैकीड्स क्या है? ट्रैकीड्स हमारा प्लांट्स में जाइलम का पार्ट है, जो कि वाटर को सप्लाई करते हैं प्लांट के रूट्स और उस प्लांट्स के पार्ट में। तो ये इलोंगेटेड ताकि लंबे लंबे और जल्दी जल्दी ये पानी या वाटर की सप्लाई प्लांट्स के अंदर अपने उसके हर पार्ट को दे सके। सो ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड इन शेप। और कौन कौन से हैं? जैसे हमारे मीजोफिल सेल्स हो गए। कौन से हो गए हमारे? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल कैसे होते हैं? ऐसे पॉलीगोनल्स इस तरीके से इस शेप के होते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। तो ये सारे कुछ हो गए हमारे शेप ऑफ सेल के बारे में। तो आज का लेक्चर सिर्फ यही तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।